Because now what we are going to talk about is economic transformation. That is not just built in financial markets alone. It is built in factories, in logistics corridors, in cold storage networks, and in the value addition that connects farmers to global supply chains, food processing that remains central to India's manufacturing depth, export ambition, and also rural prosperity. And as India strengthens its industrial base, value addition in agriculture becomes critical because it determines the income stability for farmers, competitiveness for exporters, and resilience for supply chains. It shapes employment generation across states and, all right. Put your hands together for the Union Minister Chirag Paswan. Thank you very much, sir, for attending this summit. So we're going to talk about in a world where food security and supply chain integrity continues and has the strategic consideration because this sector carries out enormous weight. It speaks of domestic capacity and global participation, and to share his perspective on strengthening this vital pillar of India's economic architecture, please welcome once again a big round of applause to Shri Chirag Paswan, Honorable Union Minister of Food Processing Industries, Government of India. Well, good morning, everybody, and thank you so much for giving me this platform. Today, when I stand here and in this global business summit, this is something which makes us think for the future, the economy of the country, and a target of Viksit Bharat. A target given by my Prime Minister that when we celebrate 100 years of our independence, वो एक ऐसा समय होना चाहिए when हमारा देश एक विकसित देश बने. Of course, we have done in the past 1 decade, we have taken a lot of decisions, lot of policy changes, reforms, which मेक श्योर कि हम लोग अपने उस लक्ष्य के हम लोग करीब पहुँचे. ऐसे में आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 11 साल मेरी सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक हम लोगों ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने भारत की इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया. कई बार इन विषयों के ऊपर सवाल उठे जब हम लोगों ने गांव-गांव जाकर बैंक में खाते खुलवाने का हम लोगों ने काम किया. उस वक्त कई लोगों ने सोचा कि ये क्या मतलब है इसका, जनधन योजना, गांव में आप खाते खुलवा रहे हैं, बैंकों में आप इतने लोगों को आप लेकर जा रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था के साथ आप उनको जोड़ रहे हैं. बट आज एक दशक के बाद मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के परिणाम, we are witnessing the results of the decision taken by my government, by my Prime Minister in the past 1 decade. और मुझे लगता है इन तमाम फैसलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया. यूपीआई से जोड़ना हो, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना हो, एक करके हम लोगों ने देश की एक बड़ी आबादी को इस व्यवस्था के साथ जोड़ा, जिसने लीकेजेस कम किए, करप्शन को कम किया. एक ऐसा दौर होता था जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री गर्व से इस बात को कहते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो सही में बेनिफिशियरी के पास पहुंचते पहुंचते उस कुछ पैसों का रह जाता है. बट आज की तारीख में डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने इस लीकेज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम किया. हम लोगों ने जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को और सिंप्लीफाई करने का काम किया. और यही कारण रहा है कि भले आज ग्लोबली समय समय पर कितने चैलेंजेस क्यों ना आए हों, बट भारत, हमारा देश, उन चैलेंजेस के बाद भी आज भी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर आ रहा है. उसके कारण ही ये तमाम फैसले रहे. कोरोना का वो काल, कोविड का वो समय, हम सब ने देखा कि कितना चैलेंजिंग अक्रॉस द ग्लोब फॉर ऑल द कंट्रीज, सबके लिए ये रहा. पर उसके बावजूद उस समय में भी भारत अगर अपने आप को संभाल पाया, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट ऑल्सो
फाइनेंशियली जिस तरीके से हम लोगों ने ना सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि ग्लोबली भी जिस तरीके से हम लोग देश की दुनिया की हम लोग मदद कर पाए, ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि पिछले 10-11 साल में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक जो योजनाएं हम लोग लेकर आए, एक के बाद एक जो रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए, जो पॉलिसीज़, जो नीति हम लोगों ने निर्माण की, उसने कहीं ना कहीं हमारी इस व्यवस्था को और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, भारत की एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है। ऐसे में एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन वी हैड फूड डेफिसिट, हम लोग के पास उतना अनाज ही नहीं होता था एक बड़ी आबादी को भरपेट खाना देने के लिए। हम लोगों ने हरित क्रांति देखी, विद ग्रीन रेवोल्यूशन वी मेड श्योर कि हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं हो। बट हम लोगों ने जब एक तरफ लंबे समय तक प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, वॉल्यूम पे ध्यान दिया, पर वॉल्यूम के साथ कभी हम लोगों ने वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया। पिछले एक दशक में हम लोगों ने वैल्यू पे कंसंट्रेट करना हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से, मैं जिस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, हम लोगों ने अलग से फिशरी का, एनिमल हस्बेंड्री का, ये तमाम विभाग ऐसे होते थे जो कि एक बड़े अम्ब्रेला एग्रीकल्चर के नीचे आते थे और इनको जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। आज जब मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करता हूँ, मैं मानता हूँ कि टुडे व्हेन वी हैव दैट वॉल्यूम we need to add value to it, and adding value to it, there are multiple verticals in terms of challenges जिसको हम लोग cater कर सकते हैं, जिस समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। पहला चैलेंजेस, मेरे प्रधानमंत्री किसानों की आर्थिक सशक्तता की बात करते हैं, उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। उसमें फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब तक किसानों के पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आती है कि वो अपने उत्पादन को लंबे समय तक होल्ड कर सकता है, उसको औने पौने दामों पे बेचना ना पड़े, जब बाज़ार में उसके सही दाम मिले तब वो उसको बाज़ार में निकाल पाए, ये तब संभव होगा जब वो होल्डिंग कैपेसिटी रखेगा। होल्डिंग कैपेसिटी कैसे आएगी? जब आप उसको प्रोसेस करेंगे, आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे और या फिर उसमें और वैल्यू ऐड कर कर उसको किसी और फॉर्म में उसको लेकर आप बाज़ारों तक लेकर जाएं। मैं मानता हूँ जितना ये सेक्टर मजबूत होगा उतना किसानों की मजबूती हम लोग देख पाएंगे। जितना ये सेक्टर मजबूत होगा, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की बात करते हैं थ्रू कारपेट बॉम्बिंग ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स। जहाँ पे खेत हो वहाँ पे जब प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगे, वहाँ पे रोज़गार के अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे। वहाँ के युवा, वहाँ के अगल बगल के लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। तो जहाँ एक तरफ किसानों की ये मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, वहीं तीसरी तरफ थर्ड चैलेंज जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय हम लोग के लिए रहा है, फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज, जिस तरीके से हम लोग अनाज जब खराब होता है, ये हर किसी को ये बात चुभती है। उसमें भी इस सेक्टर की एक बहुत अहम भूमिका है। जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, आप उसको जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, आप उसको खराब होने से आप रोकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक सेक्टर, और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर पे इन द पास्ट 10-11 ईयर्स ध्यान देने का काम किया है, इसके माध्यम से मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती देने का काम करेंगे एंड ऑल्सो ग्लोबल पेनिट्रेशन थ्रू दिस। भारत में वो क्षमता है, वी हैव दैट पोटेंशियल, वी हैव दैट कैपेबिलिटीज़, जहाँ पे हम लोग इसके माध्यम से दुनिया के सामने अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। हम लोगों में वो क्षमता है, हमारे पास अबंडेंस है, हमारे पास वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि ना सिर्फ भारत की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम लोग दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी खाद्य ज़रूरतों को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी उनकी भी हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे में हम लोगों ने पिछले 10-11 सालों में मेरे मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया है कि हम लोग इस सेक्टर को मजबूत करें, वॉल्यूम को हम लोग वैल्यू तक लेकर जाएं। बट आज भी मैं मानता हूं कि एक लंबा रास्ता अभी भी हम लोगों को तय करना बाकी है।
हम लोग में जितना पोटेंशियल है इसके थ्रू उस पोटेंशियल को हम लोग अभी ना के बराबर टैप कर पाए हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट प्रसंस्करण को हम लोग गांव तक लेकर जाएं ताकि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम किया जा सके। और इसी सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर में कैसे उसको और ज़्यादा मजबूती देकर दुनिया के सामने हम अपने आप को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग खड़ा करें, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले 11 सालों से हम लोगों ने हर क्षेत्र में प्रयास किया कि कैसे हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आएँ ताकि उन रिफॉर्म्स के माध्यम से हम उस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकें और उस सेक्टर में हम लोग परफॉर्म करके दिखाएं। निरंतरता में हर सेक्टर ने पिछले 10-11 सालों में हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे हम लोग ईज़ ऑफ बिजनेस दें, बॉटल नेक्स्ट उसको कैसे हम लोग क्लियर आउट करें, जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने उसको हम लोग कैसे ईज़ करें ताकि ना सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को ईज़ ऑफ बिजनेस मिले बल्कि जो आम नागरिक हैं उनको भी ईज़ ऑफ लिविंग मिले, ताकि उनकी जीवन शैली और ज़्यादा आसान हो। छोटी छोटी बातें, बट जब आप फॉर्म भरते हैं दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने सरल करने का काम किया। नागरिकों पे भरोसा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। पहले आपको किसी IAS सर्विस वाले ऑफिसर से आपको अटेस्ट कराना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास अपने नागरिकों पे रखा कि भाई तुम सेल्फ अटेस्ट करके दो, तुम पे मुझे भरोसा है, तुम हमारे देश के नागरिक हो। ये तमाम चीज़ें इस सोच के साथ की गई हैं ताकि हम लोग मजबूती से देश की एक बड़ी आबादी को व्यवस्था का हिस्सा बनाकर, ताकि इसमें कोई छूटे नहीं, ऐसे सेक्टर्स को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है इस व्यवस्था के साथ जो लंबे समय तक अपने आप को इससे बाहर मानते थे। और यही कारण है जब हम लोग आज की तारीख में टैक्स देखते हैं, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उसकी संख्या ओवर द ईयर्स जिस तरीके से बढ़ी है, चीज़ें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई हैं। मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है, जहाँ एक तरफ भारत की आबादी हमारी ताकत है तो वहीं वो चैलेंज भी बनता है। 1.4 बिलियन पीपल, इस आबादी को साथ लेकर चलना और ऐसे में वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करना, उसमें भी मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी सरकार ने आगे आकर उसको भी मजबूती से फेस कर उसमें भी रास्ते निकालने का काम किया। लंबे समय से जो FTAs पेंडिंग पड़े हुए थे, आज हम लोगों ने अलग अलग देशों के साथ वो एग्रीमेंट साइन करने का काम किया। एंड इन वर्ड्स ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, मदर ऑफ ऑल डील, EU के साथ एक साथ हम लोगों ने 27 देशों के साथ जिस तरीके से FTA साइन किया, ये दर्शाता है कि आज की तारीख में दुनिया भी भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देख रही है। एंड डेस्टिनेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्केट, ऑफ कोर्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल इट इज़ अ ह्यूज मार्केट, बट आज की तारीख में इनोवेशंस को लेकर, रिसर्च को लेकर जिस तरीके से ग्लोबल कंपनियां भारत में आने के लिए उत्सुक हैं, और यही कारण है एक के बाद एक जो हम लोगों ने तमाम FTA साइन किए। आज US के साथ जो हम लोग की डील हुई है, स्वाभाविक है कि उसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं। विपक्ष ने अपनी बातों को रखा है, विपक्ष है, उनका काम है कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, भ्रमित करें, पर मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में ये एक ऐसी डील है जो हमारी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करेगी, भारत भारतीयों के लिए नए बाज़ारों को खोलने का काम करेगी। आज की तारीख में जो उत्पादन हमारा है उसको हम लोग कैसे विदेशों के बाज़ार तक लेकर जाएं, इन तमाम एग्रीमेंट्स के माध्यम से वो रास्ते खुलेंगे। ओवर द ईयर्स हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। मैं खुद अपने मंत्रालय की मैं बात करूं, प्रोसेसिंग में हम लोगों ने 100% FDI लाकर इन द पास्ट 1 डेकेड ऑलमोस्ट अराउंड 7.33 बिलियन का हम लोगों ने बिजनेस किया है इसमें। आज जब और नए एग्रीमेंट्स हुए हैं नए देशों के साथ, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कारण रहा है कलेक्टिवली कि हमारी अर्थव्यवस्था आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो कहीं ना कुछ तो हम लोग सही कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कई सवाल हमारे ऊपर उठाए जाते हैं,
हम लोगों की पॉलिसीज़ को बहुत सी बार चैलेंज किया जाता है, बट मैं इतना मैं ज़रूर मानूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ प्रश्न उठे, समय पर हम लोगों ने हर सवाल का जवाब देने का काम किया। यूएस डील को लेकर भी दुनिया भर के भ्रम फैलाए गए। हम बहुत सी चीज़ों को एंटिसिपेट किया गया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एग्रीकल्चर आपने खोल दिया, डायरी आपने खोल दिया, इस सेक्टर से जुड़े हुए हमारे किसानों का क्या होगा। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आज नहीं तो कल हमें भी चुनाव में जाना है वापस। आज से 3-3.25 साल के बाद फिर से देश में चुनाव होंगे। क्या कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी आबादी किसानों की, उनका अहित सोच सकती है? क्या उनके हितों के साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? नहीं हो सकता, और ये नहीं होगा। ये विश्वास भी मैं मेरे प्रधानमंत्री की तरफ से देश की एक बड़ी आबादी को दिलाना चाहता हूँ। बल्कि हम लोग तो और ज़्यादा इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आएँ। बाय बैकवर्ड लिंकेजेस, एफपीओस के माध्यम से कैसे हम लोग किसानों तक इस बात को पहुंचा सकें कि प्रसंस्करण के माध्यम से वो अपने आप को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं। इस सोच के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 10-11 सालों में करके दिखाया है। हर सेक्टर में ग्रोथ, अगर आपकी पॉलिसी सही नहीं, अगर आपके रिफॉर्म सही नहीं है तो ये कतई संभव नहीं होता। अगर आज की तारीख में हर सेक्टर में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में करके दिखाया है। और आने वाले सालों में 2047 तक जब हम भारत को एक विकसित देश के तौर पर देखेंगे तो उसमें भी हमारी आज की नीतियों की एक बड़ी भूमिका होगी। इस बार के बजट में जब हमारी वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया, इस बजट में अगले 25 साल का विज़न है। अगला 25 साल हम लोग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये इस सदी का सेकंड क्वार्टर है। हम लोगों ने 2000 से लेकर 2025 तक का एक क्वार्टर देखा। अब 2026 से 2050 का ये क्वार्टर हम लोग के लिए और ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में ही 2047 भी आता है। और 2047 जब हम एक विकसित देश के निर्माण का लक्ष्य रखकर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ये उसका पहला बजट था। इस बार जो बजट पेश हुआ, तो इस बजट में जहां अगले 25 सालों का विजन है तो अगले 5 साल की प्लानिंग है और 1 साल का इसमें बजट डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें व्यवस्था की गई है। लंबी सोच के साथ, बड़े लक्ष्यों के साथ, चीज़ों को कंसोलिडेट करते हुए मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने नीति इसलिए नहीं निर्माण की कि हम लोग आज उसकी घोषणा करें और कल उसको भूल जाएं। आज जब हम लोग मेड इन इंडिया की बात करते हैं, हम लोग इसमें अड़िग हैं। आज जब फॉरेन कंपनीज़ आती हैं, हम लोग एक ऐसी व्यवस्था उनको देने का काम करते हैं कि वो हमें सिर्फ मार्केट के तौर पे नहीं देखें बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें। ये व्यवस्था उनके लिए तैयार की जा रही है। जिस ईज़ ऑफ बिज़नेस की मैं बात कर रहा था, भारत में जब हम लोग स्वदेशी की हम लोग बात करते हैं, स्वदेशी का मतलब सिर्फ इंडियन ब्रांड्स का ही आगे बढ़ना नहीं है। स्वदेशी का मतलब जिसमें भारतीयों का पसीना जुड़ा हो, जिसमें उनका पैसा लगा हो। फॉरेन ब्रांड्स भी जब इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था को मजबूत करने की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसे दिन का कल्पना करते हैं जब देश दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भारत में आए और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, यहाँ पे आकर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करे। और आज की तारीख में दुनिया देख रही है हम लोग को ऐसे। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज एट डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए मैं वहाँ पे गया हुआ था, and the kind of engagement that I had with some of the top brands across the globe, और वो जिस तरीके से भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। अगेन मैं बार बार बोलूँगा कि विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल डेफिनेटली वी आर अ ह्यूज मार्केट, बट उसके साथ साथ यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना, यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलना, यहाँ पर आकर R&D करना, इन तमाम चीज़ों में जो उत्साह मैंने ग्लोबल ब्रांड्स को में देखा है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर इस व्यवस्था को और ज़्यादा विस्तृत कर पाएंगे। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने उस लक्ष्य को हम लोग हासिल कर सकें। ऐसे में देश की एक बड़ी आबादी का समर्थन मिलना
उनका सहयोग निरंतरता में। ये सुनने में शायद छोटी बात लगती हो, बट इतना आसान होता नहीं है। होता तो शायद कई और सरकारें कर लेती। निरंतरता एंड स्टेबिलिटी भी हम लोग की बहुत बड़ी ताकत है। 3 बार से एक ही सरकार, एक ही प्रधानमंत्री का चुनकर आना, ये सामान्य नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हम लोग के पास होते। एंड एट द सेम टाइम वन फाइनेंस मिनिस्टर 9 बार लगातार वो ही बजट पेश कर रही हैं। ये शायद पहले भी हुआ होगा कि किसी ने पेश किया होगा, बट एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो बजट पेश किया जा रहा है निरंतरता में 9 साल। ये हमारी देश की स्टेबिलिटी को दर्शाता है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है। और मुझे लगता है जब कोई भी ग्लोबली आपको एज अ डेस्टिनेशन देखता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज़। अगर आपकी नीतियां ही बार बार सरकारों के साथ बदलती रहें तो कोई आकर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। उनको हमेशा इस बात का संदेह होगा कि चलो आज तो इन्होंने मार्केट खोली, कल को दूसरी सरकार आएगी, बंद कर दिया। आज इस बात की नीति बनाई, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, उस पॉलिसी को बदल देगी। तो ये स्थिरता, ये स्टेबिलिटी, ये कंटिन्यूटी भी हम लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। मैं अंत में बस इतना कहूँगा कि हम लोग एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक मेरी सरकार बड़े फैसले ले रही है। आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, इससे कुछ घंटे के बाद हम लोग नए ऑफिशियल यूनिट का हम लोग उद्घाटन करेंगे। पीएमओ जिसे हम लोग कहते थे, आज सेवा तीर्थ के नाम से एक नया पीएमओ, भारतीय पीएमओ, विदेशी अंग्रेज़ों के बनाए हुए ज़माने का नहीं, हमारा अपना स्वदेशी पीएमओ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत नाम दिया है, सेवा तीर्थ के नाम से। वहाँ पर आज हम लोग शिफ्ट करेंगे। आज हम लोग की आखिरी कैबिनेट साउथ ब्लॉक में होगी, जो उस वक्त का बना हुआ था। आज के बाद अब हम लोग नए पीएमओ में शिफ्ट करेंगे। काफ़ी मंत्रालय, उसके साथ कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। एक के बाद एक ये फैसले इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि सिस्टम को और ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें, चैनलाइज कर सकें, ताकि देश विदेश से आने वाले लोग, उनको किसी तरीके की कठिनाई सिस्टम व्यवस्था से ना हो। और इस दिशा में पिछले 11 साल हम लोगों ने काम किया। आने वाले सालों में भी उतनी ही मजबूती से हम लोग काम करेंगे। आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक्सपेंशन प्लान्स, उस पे आप लोग काम करें, जितना विस्तार हो सकता है जिस जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। एंड इवन ऑल माय फ्रेंड्स विजिटिंग अस, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि दिस इज़ द डेस्टिनेशन एंड मी एंड माय गवर्नमेंट, वी आर कमिटेड to give you everything possible to have your business well settled here in our country and you don't face any challenges when it comes to your functioning. Me and my government will make sure of that. आप आएँ, एक्सपेंशन पे काम करें। बस अंत में इतना ज़रूर बोलूँगा, क्वालिटी पर भी हम लोग उतना ही ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि हम लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्वालिटी से किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मैं तो उस दिन की कल्पना करता हूं जब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने। आज एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, ये बातें मुझे परेशान करती हैं जब मैं देखता हूं कि कोई कंसाइनमेंट हमारे किसी दूसरे देश के पोर्ट पे अटका हुआ है, उसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता को चैलेंज किया जा रहा है। गुणवत्ता के साथ कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए, इस बात को हम लोग को सुनिश्चित करना है। जब हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, संभवतः क्षणिक लाभ हम लोग को मिल जाएगा, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में हम लोग उस रेस में हार जाएंगे। क्वालिटी से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, आज भले हम लोग 2 रुपया कम कमाएं, बट इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारी क्वालिटी इतनी बढ़िया हो कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, उनको ये विश्वास हो कि ये मेरा वेंडर है और इसके पास वही क्वालिटी हर बार मुझे मिलती है, बिना कोई 19-20 का फ़र्क हुए। जिस दिन हम लोग क्वालिटी पे 100% 100% खरे उतर जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में इंडियन ब्रांड्स को पेनिट्रेट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज अगर हम लोग कहीं पे फंसते हैं तो कई बार सिर्फ क्वालिटी को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर कई बार कहा जाता है कि सरकारें रेगुलेशंस को करती हैं तो वो एंटी इंडस्ट्री हो रही हैं। कतई नहीं हो रही हैं।
हम लोग रेगुलेशंस को सशक्त इसीलिए करने का काम करते हैं ताकि वो लोग छन जाएं जो शायद क्षणिक लाभ के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और ऐसे लोग व्यवस्था में मजबूती से आगे बढ़ें जिनकी पहचान उनके पदार्थों से, उनके प्रोडक्ट से होती है, उनकी क्वालिटी से होती है। सो मैं ये आग्रह अंत में मैं ज़रूर करूँगा कि क्वालिटी से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आएँ, निवेश करें, एक्सपैंड करें, फॉरेन जितनी भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं उनको भारत में लाने में और हम लोग मिलकर सुविधा दें। एंड कलेक्टिवली it has to be a collective responsibility of all of us to contribute 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में हम सब मिलकर अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।